जय हिंद के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। और जब आत्मनिर्भर पर बात हो ही रही है तो मेरा मानना है कि मुझे भी 4 लाइनें आत्मनिर्भर के लिए कहनी चाहिए। आत्मनिर्भर एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये एक भावना है, एक प्रेरणा है, एक प्रोत्साहन है। जब भी हम इस नाम को सुनते हैं हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं और बचपन से हम इस नाम को सुनते आ रहे हैं। इस शब्द की वैल्यू डबल हो जाती है जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री राजनीतिक पटल से इसका आह्वान करते हैं और कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने। और मैं पूर्णतः उनका समर्थन करता हूं। हम सभी को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। देश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। देश को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है ताकि हम किसी पर आश्रित ना रहें, कोई भी छोटा बड़ा देश आकर हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठा सके। लेकिन इस शब्द के मायने तब बदल जाते हैं जब इसको राजनीतिक एजेंडा के तहत इस्तेमाल किया जाता है और इसको एक स्लोगन की तरह पेश किया जाता है, लेकिन इस पर वास्तविक रूप में काम नहीं किया जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी यही कामना थी कि भारत आत्मनिर्भर बने। उनका भी यही कहना था कि भारत का हर नागरिक आत्मनिर्भर हो, भारतवर्ष आत्मनिर्भर हो, ताकि हम किसी पर आश्रित ना रहे। अपने पूरे जीवन काल में यूनियन होम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा घर नहीं बनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि जितना अधिक हो देश का भला हो, देश के पैसा देश के विकास में योगदान दे। ऐसे व्यक्ति की मूर्ति हम बनाते हैं, 183 मीटर ऊंची मूर्ति। बहुत अच्छी बात है, हम बड़ा सम्मान करते हैं इस बात का। लेकिन मुझे बड़ा दुख तब हो जाता है और मैं इस पटल से चिल्ला कर इस बात को तब कहना चाहता हूँ कि लौह पुरुष कहे जाने वाले भारत के वीर की जब मूर्ति हम चाइना के लोहे से बनाते हैं तब देखिए उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, भारत के लौह पुरुष थे वो। लेकिन उस व्यक्ति की मूर्ति, उस व्यक्ति की देह को मूर्ति के रूप में हम चाइना के लोहे से भर देते हैं। ये हमारी आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। इतने अधिक आत्मनिर्भर हैं हम। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि अगर वल्लभ भाई पटेल कहीं से इस बात को देख रहे हों या सुन रहे हों तो उन्हें बड़ा दुख होता होगा ये जानकर कि उनकी मूर्ति चाइना के लोहे से बनाई गई। हम एक तरफ आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं कि सब कुछ मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम ऐसे लौह पुरुष की मूर्ति चाइना से बनवाते हैं। आप एक पूरी क्रोनोलॉजी समझिए कि क्रोनोलॉजी है क्या आखिर। बचपन से आप सुनते आते हैं कि बचपन से हम ये एक आत्मनिर्भर वर्ड एक ऐसा है जिसको हम बचपन से सुनते आते हैं। हमारे पिताजी, आपके पिताजी, हम सभी के बुजुर्ग, फैमिली मेम्बर्स हमेशा ये कहते आए हैं आत्मनिर्भर बनो। और हम ये सुन के काफ़ी प्रेरित भी होते थे और हमेशा चाहते थे कि हम आत्मनिर्भर बने। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ कि आपके पिता ने आपको बोला हो आत्मनिर्भर बनो और उसके बाद आपको लात मार के कहा हो कि हम आपका साथ छोड़ देते हैं? ऐसा किसी के साथ हुआ है? मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में कोई भी पिता ऐसा होगा जो अपने बेटे को बोले कि आत्मनिर्भर बनो और उसके नाम पर उसे लात मार के अलग कर दे, उसका साथ छोड़ दे। जब किसी के पिता ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साथ छोड़ देते हैं। वो साए की तरह उनके पीछे खड़े रहते हैं, उनका हाथ थामे रहते हैं और कहते हैं कि तुम आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझिए। आपको कहा जाता है कि पढ़ो लिखो अपनी इच्छा से, उसमें भी हमारा कोई योगदान नहीं है। लेकिन जब आप नौकरी मांगने आएंगे तो पकौड़े तलने का ऑप्शन है हमारे पास, और ये कहकर दामन छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 2 साल बाद उठकर ये स्लोगन दिया जाता है कि आत्मनिर्भर बनो। तो मेरा पूछना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो खुद कितने आत्मनिर्भर हैं। अगर वो खुद इतने आत्मनिर्भर होते तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को चाइना से बनवाने की जरूरत पड़ती? जरूरी है कि जो हम कहते हैं उसको समझे भी, उसको माने भी, सिर्फ कहें ना। किसी भी वाक्य को नारों में तब्दील ना करें, उसकी वास्तविकता को परखें। कुछ ऐसा ही हम लोगों के साथ किया गया है। एक नारा दिया गया है लेकिन साथ छोड़ दिया गया है।
आप आत्मनिर्भर खुद ब खुद हो जाते हैं जब देश तरक्की करता है। लेकिन देश तरक्की कर रहा है पेट्रोल डीजल के दाम में, देश तरक्की कर रहा है गिरती हुई करेंसी में, और देश तरक्की कर रहा है नफरत में। भाईचारा हम लोगों में खत्म हो चुका है, इसमें हमने बड़ी तेजी से तरक्की की है। और जब भी चाइना का नाम आता है, एक सवाल मेरे जहन में उठ खड़ा होता है, वो है वीरों की शहादत का सवाल। ऐसा पहली बार नहीं है जब चाइना ने भारत के साथ इस तरह की कोई ओछी हरकत की हो, ऐसा पहले भी हुआ है और भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन इस बार का जवाब लगता है कि मुंह तोड़ से ज़्यादा ऐब तोड़ है, क्योंकि हमने अपने वीरों की शहादत का बदला एक देश की एप्लीकेशन को बैन करके लिया है। ये सुनने के बाद ऐसी फीलिंग आती है जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई हो गई है और उन्होंने एक दूसरे की चैट डिलीट कर दी या उनके नंबर ब्लॉक कर दिए। क्या इस तरीके से हम अपने वीरों की शहादत का बदला लेंगे? किसी देश की एप्लीकेशन से हम अपने वीरों की शहादत की तुलना करेंगे? जब पाकिस्तान की बात आती है, आप 56 इंच के सीने की बात करते हैं, आप आंखें दिखाने की बात करते हैं, बालाकोट स्ट्राइक की बात करते हैं, और इधर जब चाइना हमारी सीमा में घुसकर हमारे सैनिकों पर वार करता है, तब आपका सीना 56 से 36 इंच कब हो जाता है, ये देश की जनता जानना चाहती है। और ये सवाल खड़ा होता है आपकी गरिमा पर, यह सवाल खड़ा होता है आपके एक्शंस पर। क्या ये बातें सिर्फ बोलने के लिए हैं, भाषण के लिए अच्छी लगती हैं कि हमारी सीमा पर कोई अटैक नहीं करेगा, हमारी सीमा पर कोई झांकेगा नहीं, और जब कोई एक देश हमें आग दिखाने की कोशिश करता है तो आप उसकी एप्लीकेशन बैन करके भारत की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं? तो मेरी प्रधान सेवक से अपील है कि वो इस तरह की छोटी चीज़ों को बैन करके उनकी तुलना हमारे वीरों की शहादत से ना करें। और जब भी वो इस तरह के कोई बयान देते हैं कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, तो बेहतर हो कि वो अपनी कैबिनेट के कुछ मंत्रियों से सलाह कर लें, क्योंकि जब उनके मंत्री अलग राह पकड़ते हैं और वो अलग भाषण देते हैं तो वो कहीं ना कहीं खुद को कटघरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि एक ही पार्टी के अलग अलग विचार देश की जनता को समझ में आते हैं।